हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बीडब्ल्यू कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, लेक्चर 1 में आपने देख लिया टाइम चार्ट के हिसाब से मैंने पूरी हिस्ट्री को, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया कि किस हिसाब से आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आज हम लेक्चर 2 में अपनी शुरुआत करेंगे और प्री हिस्ट्री पूरी हम ख़त्म करेंगे 3000 BC तक। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं लेक्चर की शुरुआत से पहले ही आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैं यहाँ पर लेक्चर देने जा रहा हूँ, इस लेक्चर की आपको PDF, चाहे हमारे लेक्चर 1 हो, लेक्चर 2 हो, ये सभी हमारे टेलीग्राम चैनल BW कैंपस पर अवेलेबल है। तो आप लोग इसको रिटन डाउन करने में अपना समय ना व्यर्थ करें, लेक्चर की PDF ले लें और लेक्चर को ध्यान से सुनने में अपना समय लगाएं। साथ ही साथ हर लेक्चर के साथ टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी इसका लिंक अवेलेबल है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बात करते हैं हम प्राचीन भारत के इतिहास में। लेक्चर 2, साहित्यिक स्रोत की सीमाएं। हमारे साहित्यिक स्रोत की सीमाएं, जैसे हमने साहित्यिक स्रोत पढ़े थे, मगर इनकी साहित्यिक स्रोत की हमारे कुछ सीमाएं भी तो हैं। हम इनके हर एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? यह धार्मिक पूर्वाग्रह से युक्त हो सकती है। जैसे आपके धर्म से जुड़ी किताबें हैं, ये अपने धर्म को बढ़ा चढ़ाकर भी कह सकती हैं, सारी चीज़ों को अपने किसी भी वहाँ पर जो भी एक्शन दिखाया कुछ भी, तो इनको बढ़ा चढ़ा के भी बोला जा सकता है। तो इसी बात को कहा जा रहा है, यह धार्मिक पूर्वाग्रह से युक्त हो सकती है। एंड हम देखते हैं अपना सेकेंड, ग्रंथों में बातों को बढ़ा चढ़ाकर करने की परंपरा शामिल है। ठीक है, तो बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाली बात भी इसमें आती है कि किसी कथन को यहाँ पर हम बढ़ा चढ़ाकर बोल सकते हैं या काल्पनिक कथन भी क्रिएट कर सकते हैं। इनमें अगला देखते हैं, इनमें क्या तिथि क्रम का अभाव मिलता है। मतलब यह जो ग्रंथ हैं, इनमें क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर डेट नहीं मेंशन है, यह बस एक कहानी मात्र हैं जो लिख दी गई हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अगला चौथा पॉइंट हमारा, दरबारी लेखन की परंपरा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन पर आधारित होती है। ठीक है, दरबारी लेखन मतलब क्या? मतलब दरबारी कवि जो हुआ करते थे, वो अपने राजा को खुश करने के लिए उनका महिमा मंडल करते थे। बढ़ा चढ़ाकर कविताओं को लिखना, बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रतिभा का गुणगान करना, उनकी प्रशस्तियों को कई गुना बताना, एंड अपने धन के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा राजा से हमें लाभ हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपहार मिले, इसके लिए क्या करते थे? बहुत ही ज़्यादा गुणगान किया करते थे। इसीलिए इसे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कहा गया। अब हम देखते हैं इन ग्रंथों में, अगला, इन ग्रंथों में परवर्तीकालीन लेखकों के द्वारा जब पूर्ववर्ती घटनाओं का उल्लेख किया जाता है तो उसमें कुछ बातें छूट जाती हैं और कुछ नई बातें शामिल हो सकती हैं। तो ये बहुत सारी विडंबनाएं हमारे साहित्यिक स्रोत में दिखती हैं, जो मैं लाइन बाय लाइन आप लोग के सामने भी रख दिया हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले पेज पर। ठीक है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन, पार्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। पार्टीशन हम देखते हैं लिपि प्रणाली के आधार पर। पहली चीज, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री पीरियड। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर लिपि का अभाव था, लिपि नहीं थी। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल में हमारे हिस्टोरिकल पीरियड में क्या क्या आते हैं? हिस्टोरिकल पीरियड में हमारे आते हैं बुद्ध काल, महाजनपद, 600 ईसा पूर्व में आपको ये चीज़ मिल जाती है, BC बिफोर क्राइस्ट। लिपि लेखन प्रणाली का पूर्ण विकास हमारे हिस्टोरिकल पीरियड तक हो गया था। ठीक है, इसी काल में आप बहुत सारी लिपियों को भी अभी पाने वाले हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पर हम देखते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में आद्य ऐतिहासिक काल, लिपि तो हैं, हम इसके बारे में देखते हैं। लिपि तो हैं किंतु पढ़ी नहीं गई, जैसे हड़प्पा काल की।
ठीक है। हड़प्पा काल की जो लिपियां हैं ना, इन लिपियों को अभी तक पढ़ने का कोई भी फार्मूला इजाद नहीं किया गया। मतलब इनकी जो भाषा थी, जैसे हम लोग भाषा के तौर पे क्या देखते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, संथाली पढ़ सकते हैं, मतलब अपनी जितने भी इंडियन लैंग्वेज है, इसके बाद भी काफ़ी एंशिएंट लैंग्वेजेस को भी डिकोड किया गया है। मगर यहाँ पर हड़प्पा काल की जो लैंग्वेज है, इसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। उसी के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम देते हैं। लिपि तो नहीं थी, किंतु आर्यों ने अपने जीवन का प्रदर्शन ऐसे किया कि परवर्तीकालीन के लोग उसे आसानी से समझ सकें, जैसे वैदिक कला। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। अब अगला पॉइंट, खाद्य उत्पादक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास। आप ये इमेज में भी देख पा रहे हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था का विकास यहाँ पर प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल में आपके हो गया था। मैं जो यहाँ पर पॉइंट्स आप लोग को बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चों, एंट्रेंस में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ये सारी चीज़ों में किन किन चीज़ों का चीज़ हुआ, वर्णन हुआ, इस्तेमाल हुआ, ये आपके सीधे क्वेश्चन बनकर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड में प्रागैतिहासिक काल, आरंभ से 3000 BC तक। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं पहला पैलियोलिथिक पीरियड, जिसे हम कहते हैं पुरा पाषाण काल, आरंभ से 10,000 BC तक पैलियोलिथिक हमारा पीरियड है, जिसमें आप आगे भी पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप आदि मानव को यहाँ पर देखेंगे। एंड अगला है मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। ये 10,000 BC से 6,000 BC तक मेसोलिथिक एज है, मध्य पाषाण काल है। इनमें भी आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें पाने वाले हैं। पूरी डिटेल के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा। थर्ड है न्योलिथिक एज, नव पाषाण काल। ये आपका 6,000 BC से 3,000 BC तक इसके साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, वहीं पर हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल, आरंभ से 10,000 BC। तो इसमें हम क्या पाते हैं, ये भी बटा है हमारे कितने भागों में, 3 भागों में। निम्न पूरा पाषाण काल, इसके कोई भी स्रोत नहीं पाए गए हैं। मध्य पूरा पाषाण काल, इसके भी कोई स्रोत नहीं पाए गए हैं, मध्य पूरा पाषाण काल के भी। एंड साथ ही साथ आपके उच्च पूरा पाषाण काल के जो स्रोत हैं वो पाए गए हैं, जिसमें आपका आधुनिक मानव का विकास, होमो सेपियंस। ठीक है, आप इसमें देखेंगे चित्रकला का विकास आप उच्च पूरा पाषाण काल में देखेंगे। मानव शिकारी जीवन जी रहा था, ये भी आप यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें पैलियोलिथिक पीरियड में उच्च पूरा पाषाण काल में देखेंगे अपने। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट क्या है, मानव विकास क्रम, ह्यूमन डेवलपमेंट सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या है मानव विकास क्रम, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको चिंपैंजी जैसा कुछ दिख रहा है ना, ये क्या किया भैया, ये विकास होते होते आज के मानव, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये है भैया आज के मानव, हम और आप। ये कैसे बने, पहले क्या थे सब, बंदर थे। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, पहले हम लोग क्या थे। ठीक, ये हमारे पूर्वज थे और आज के हम लोग कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक, अब यहीं पर जो क्वेश्चन सीधे एग्जामिनेशन रूप से आपसे पूछा जाता है कि पहले आदि मानव का नाम क्या था, आज थे आस्ट्रोलोपिथेकस, जो आपके सीधे एग्जाम में आपके क्वेश्चन ही आ जाता है। एंड जो आपका आधुनिक मानव है उसका नाम क्या है, तो उसका क्या नाम आएगा, होमो सेपियंस। आपका आधुनिक मानव का नाम होमो सेपियंस है। अब ये सारी चीज़ें आपने देखी कि किस हिसाब से ये चीज़ बटा हुआ है, मगर इसके बीच में भी तो कुछ सीक्वेंस आया विकास क्रम का। ये तो था नहीं कि भैया आदि मानव से सीधे हम पहुंच गए आधुनिक मानव तक, उसके बीच के भी जो थे हमारी क्या थे, पिथिक्रेथोपस, होमो इरेक्टस जिसे कहा गया, नियंडरथाल, अक्षरबद्ध कहा गया, एंड क्रोमोगेन। एंड उसके बाद आया हमारा होमो सेपियंस, जिसे आधुनिक मानव की संज्ञा दी गई।
ये एक पूरा लाइन टू लाइन चलता है, इस पूरी लाइन को भी आप याद कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑस्ट्रोपिथेकस है आदि मानव एंड होमोसेपियंस आधुनिक मानव। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दो चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे अपने। यहाँ पर हम देखते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या चीज़ है, चलिए पैलियोलिथिक पीरियड में पहला शिकारी जीवन था। कैसा जीवन था, शिकारी जीवन। शिकारी जीवन मतलब क्या, अरे भैया ये लोग का कोई घर द्वार नहीं था, ठीक है, ये लोग बस ऐसे चरवाहों की तरह टहलते थे, शिकार करते थे, अपना जीवन जीते थे, शिकारी जीवन था एकदम। अब आप इस जीवन की संज्ञा भी आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये लोग अपना सरवाइव करते थे। इसके बाद क्या था, पत्थरों से उपकरणों का निर्माण होता था। देख रहे हैं इस मानव को, पत्थर का उपकरण है ना, यही ऐसा ही कुछ उपकरण ये लोग विकास भी किए थे। जैसे उपकरण के तौर पे क्या था, कुल्हाड़ी थी इनके पास, ठीक है, गड़ासा था। एंड यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक तथ्य क्या है, द पैलियोलिथिक पीरियड लास्टेड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम दैट इज नोन टू बी 99% ऑफ ह्यूमन स्टोरी। सही बात है। एंड पैलियो का मतलब क्या है, ओल्ड, एंड लिथोस का मतलब क्या है, स्टोन। इसी दोनों चीज़ों से बन के जो ये दो शब्द हैं इन्हीं से मिलकर बना पैलियोलिथिक पीरियड आपका। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये कुछ हथियार ऐसे भैया नोकीले नोकीले हथियार होते थे, जान लीजिए कितने खतरनाक हो चुके थे मानो इस समय तक आते आते कि ये लोग भैया शिकार करना जान गए थे। ये भी पता था कि भाई नोकीली चीज़ होगी तो सीधे घुस जाएगी, हाँ, और शिकार में काम आएगी। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण का हमारा टाइम पीरियड क्या है, मध्य पाषाण काल का हमारा टाइम पीरियड है 10,000 BC से 6000 BC। अब हम देखते हैं कि मेसोलिथिक एज में मानव का किस कदर विकास हो गया था कि ये डेवलप थोड़े बहुत हो गए थे। बहुत सारी चीज़ें इनमें आप विकास क्रम पाएंगे। जैसे पहला चीज़ हम क्या देखते हैं, शल्क उपकरणों का निर्माण होने लगा। ठीक है, छोटे छोटे हथियारों का उपकरण, ठीक है, छोटे छोटे पाषाण उपकरण बनने लगा था। ठीक है, ये भी है, मतलब पत्थरों से उपकरण बनाना ये पूरी तरीके से सीख गए थे, उसका हथियार बना लेते थे। एंड एक शिकारी टाइप जीवन इनका था। मछलियों को पकड़ना और पक्षियों का शिकार, ठीक, ये मछलियों को पकड़ना भी जान गए थे एंड पक्षियों का शिकार करना। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास। प्रक्षेपास्त्र तकनीक मतलब आप समझ रहे हैं भैया, ये भाला बना चुके थे, ठीक है, अपने उसी नोकीले से जो पत्थर था ना उसी को डंडे में बांध कर ये फेंक कर मारते थे और शिकार कर सकते थे। प्रक्षेपास्त्र मतलब वो हथियार जो हम दूर से ही जिसको फेंक कर मार सकते हो, वो होता है प्रक्षेपास्त्र आपका। ठीक, इसमें और क्या साक्ष्य हैं, इसके पाए गए मानव पशुपालन का प्रथम साक्ष्य आपका बागोर राजस्थान से मिलता है। भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रीम क्वेश्चन है, इसको अभी रट लीजिएगा। इसी काल में अगला हम देखते हैं पॉइंट, इसी काल में मानवीय आक्रमण युद्धों की शुरुआत हुई और प्रथम साक्ष्य इसका उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय से मिला। तो भैया यूपी वालों, यहाँ से उत्तर प्रदेश के कहाँ से, सराय नाहर राय से प्रथम साक्ष्य मिला है कि भैया लड़ाकू हो गए थे। वैसे भी यूपी वालों का नाम काफ़ी कुछ इसी चीज़ में आता है, तो आप इसके लिए परेशान ना हो। अब ये दो चीज़ें देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दो साक्ष्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ का मानव भैया लड़ने लगा था, लड़ किससे रहा होगा भाई, कबीलों से। ठीक है, इसका मतलब अब ये झुंड में रहना सीख चुके थे, झुंड में रहना सीख चुके थे। किस तरीके से झुंड बना के अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है जो भैया हमारे झुंड में होंगे, और अगले झुंड को क्या करना है, मार के उनका खाना हड़प लेना है, उनकी ज़मीन हड़प लेनी है। तो मतलब पहले से ही दिमाग में मानव के था कि भैया हड़प लेना है, ठीक, और किस हिसाब से युद्ध करना है, सर्वाइवल टेक्निक। ठीक है, सर्वाइवल टेक्निक पूरी की पूरी इनके जहन में आ चुकी थी। ठीक है, इसके बाद हम क्या पाते हैं, न्योलिथिक एज। न्योलिथिक एज क्या है, नवपाषाण काल है। भैया ये इतना दिलचस्प नवपाषाण काल है ना कि देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी जो सभ्यता का विकास नहीं होता है,
आपको कुछ ना कुछ यहीं से देखने को मिलेगा कि हाँ चलो भाई मान लिया कि अब इनके अंदर कुछ ना कुछ इसमें सभ्यता का विकास देखने को मिल रहा है। पहले शिकारी जीवन जीते थे, अब भैया किसी को भी मार दिया सब कुछ, मगर अब यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे कि बहुत ही ढंग से अपने जीवन को जिएंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, न्योलिथिक एज, नवपाषाण काल आपका 6000 BC से 3000 BC तक इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। जैसे पहली चीज क्या, मानव कृषि करने लगा। तो भैया कृषि करने लगा तो कृषि करने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि भैया आपके पास एक अस्थायी जगह होनी चाहिए, पर्टिकुलर लैंड होनी चाहिए समतल, एंड उस लैंड के लिए आपके पास बीज होना चाहिए। ठीक, तो मानव को इतना समझ में आ गया था कि भैया बीज, यही जो बीज है इसको बोएंगे तो इसी में से पौधा निकलेगा और यही पौधा ही हमें अनाज देगा और यही हमारे काम आएगा। तो आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर में कि यहाँ पर खेती करते आपको मिल जाएंगे। एंड देख रहे हैं ये घर भी इनका, भैया बहुत ही बढ़िया हट बनाते थे लोग, झोपड़ियाँ। एंड इसके बाद क्या, खेती करना जान गए थे। ठीक, तो भाई जाहिर सी बात है सभ्यता थोड़ा कल्चराइज्ड हो गए कि भाई खेती करनी तो एक जगह इनको बसना पड़ गया। तो इसी हिसाब से सभ्यता का विकास भी यहीं से शुरू देखने को मिला। कृषि का प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ बालूचिस्तान से मिला है। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से इसका हमें कृषि का साक्ष्य मिला है। ये भी बहुत बढ़िया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। स्थायी ग्राम बस्तियों का निर्माण शुरू हो गया। हमने बताया नहीं, अगर आप भाई कृषि करना है तो कोई स्थायी ग्राम बनाना ही बनाना है। मृद भांड निर्माण, मतलब बर्तनों का एक बड़ी संख्या में निर्माण है भैया, यहीं से शुरू हुआ होगा। कैसे कि भाई पानी पीना है, सिंचाई करनी है, और भाई जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर कर रहे हो तो एग्रीकल्चर के लिए आप क्या करोगे, अब पशुपालन भी आपको देखने को मिलेगा। समय के साथ साथ भैया पशुपालन भी होने लगा, पशुओं का कृषि में इस्तेमाल भी होने लगा। आगे पशुधन भी आप लोग पढ़ने वाले हो। पशुधन क्या बेसिकली कहा जाए गौधन, जो आप अपने इंडिया में यहाँ से पढ़ने वाले हो। एंड आपका क्या है, धातु का प्रथम प्रयोग, तांबे का प्रथम प्रयोग यही 3000 BC से शुरू होता है। ताम्र पाषाण काल की शुरुआत, अरे भैया पहले धातु की खोज कर लिए थे कि भैया तांबा, ठीक है, तांबे की बहुत अहमियत थी इनके समय में और ये इनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ था। क्यों, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा हल्का था, ठीक है, और इससे शिकार करना भी आसान था, बर्तन बनाना भी आसान हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो आगे हम इसके बारे में ताम्र पाषाण काल के बारे में और भी डिटेल से जानेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दिख रही हैं, ये क्या है, मेसोलिथिक एज की है। देख रहे हैं ये भैया क्या कर रहे हैं, ये आपका बना रहे हैं तीर धनुष। इसका मतलब क्या है, मेसोलिथिक एज में अखेटक और पशुपालक युग की शुरुआत यहाँ से हो गई थी, मध्य पाषाण मेसोलिथिक युग से। ठीक है, यहीं से क्या है भैया, मतलब इनका सबसे जान लो प्रिय मतलब क्या था, गाय हो गई होगी, और क्या हो गया होगा, कुत्ता। ठीक है, क्योंकि पालतू का कहाँ से आया भाई, सबसे वफादार तो वही था ना, तो बहुत पुराने समय से यही इनको यहाँ पर मिला भी होगा। तो आप देख रहे हैं तीर धनुष बनाने लगे हैं, देख रहे हैं ये नाए हुए भैया बनाने लगे। खाना वाना देखिए, आग की खोज का कितना बढ़िया बूझ रहे हैं। इनकी झोपड़ियाँ देख लीजिए मेसोलिथिक एज की क्या किस तरीके से हुआ करती होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर पॉइंट देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल में आप क्या देखेंगे, देखिए हम जिस प्रक्षेपास्त्र की बात कर रहे थे भाले की, कि भैया फेंक के मार देते थे और शिकार करते थे। देखिए शिकार करने वाले ये देखिए भाला है, देखिए नुकीला आ गया है और ये डंडा, ये फंसा के मार दिया। ठीक है, इसी हिसाब से क्या आएगा, केव पेंटिंग देख रहे हैं, गुफा जो भित्ति चित्र हैं ये भी आपको देखने को मिली है। मैमथ, मैमथ क्या है भैया, ये जो आपके जो आधुनिक हाथी हैं ना जैसे हम लोग आधुनिक मानव, ये आधुनिक हाथी जो हैं इन्हीं के भैया पूर्वज हैं मैमथ। ठीक है, एंड फिर क्या है इनके देखिए टूल्स, ये बहुत ही कलाकार हो गए थे। ज्वेलरी वुलरी, ये जो हड्डियाँ वड्डियाँ थी ना उनसे ज्वेलरी वुलरी बना लेते थे भैया, सिंगार उंगार के एकदम सामान वामान तैयार था पहले से। देख रहे हैं, फर पेल्ट मतलब जो जानवरों का शिकार करते थे ना उसका क्या था, उनकी खाल उधेड़ कर उसके चमड़े का इस्तेमाल करना भी सीख ही गए थे। स्टोन एज को देखते हैं एंड कुछ कुछ इनके घरों को देख लीजिए किस हिसाब से हुआ करते थे। न्योलिथिक मैन, मतलब जो हमारा न्योलिथिक मैन था वो किस तरीके से दिखता था। देख रहे हैं, खाल से भैया क्या पहने हैं, खाल से अपना कपड़ा पहनने लगे थे। ठीक, ये न्योलिथिक एज में शुरू हो गया था। ठीक है, आप ये कुछ हथियार पा रहे हैं, देख रहे हैं ना हथियार, ये धारदार हथियार इनके शिकार के लिए शामिल हो चुका था इनकी कला में। बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें देखी,
प्री हिस्ट्री में पूरी तरीके से 3000 BC तक मैं यहाँ पर हिस्ट्री आपकी कवर कर दिया हूँ। अब आगे की तरफ मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों के जो PDF हैं, ठीक है, लेक्चर का, ये भी मिल जाएगा। आप लोग टेस्ट को जरूर दीजिएगा प्यारे बच्चों। टेस्ट देने से क्या होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं कम से कम आपका टेस्ट हो जाएगा। तो जब मेरा एंशिएंट चल रहा है तो एंशिएंट से रिलेटेड मैं टेस्ट लूँगा। इसके बाद फिर हिस्ट्री से रिलेटेड भी टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, उसके जैसे जैसे हम पोर्शंस को कवर करते जाएंगे, ठीक है। वीडियो को अपने कलीग से, फ्रेंड से शेयर करिएगा। एंड आप कुछ नया अपडेट देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा, ठीक है, और टेस्ट दीजिएगा। मैं भी आपके स्कोर्स देखता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। लास्ट टाइम 100 स्टूडेंट से ज़्यादा बच्चों ने टेस्ट को हमारे अटैम्प्ट किया। बहुत ही खुश हुए हम कि भाई इतने लोगों ने इसमें अपीयर किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारे ये आंकड़ा इंक्रीज और करेगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे आपके एग्जामिनेशंस में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।